Hello students, welcome to Educational Feeds, and in this video I am going to make your NCERT Soft Excel clear for you. So just sit with some highlights and stick with the video till the end. So our next topic is state of matter, और इस पूरे टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि जितने भी तरीके के मैटर होते हैं उन मैटर के स्टेट्स क्या होती हैं, यानी कि उनकी अवस्थाएं क्या होती हैं, लाइक वो सॉलिड होते हैं, लाइक लिक्विड होते हैं या गैस होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और अगर वो सॉलिड, लिक्विड या गैस होते हैं तो उनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं जो उन्हें एक सॉलिड, लिक्विड और गैस इन तीन कैटेगरीज में क्लासिफाइड करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। States of matter. Observe the different type of matter around you. What are its different states? अपने आसपास के सारे मैटर्स को देखिए और उनमें ये ऑब्जर्व करिए कि उनके डिफरेंट स्टेट्स क्या हैं। वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हम ये देखेंगे कि हमारे आसपास जितने भी तरह के मैटर हैं वो 3 तरीके के हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। These states of matter arise due to the variation in the characteristic of the particles of matter. और ये ऐसा इसलिए होता है कि इतने 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारे आसपास के मैटर, क्योंकि उनके बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, और उनके ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक की वजह से ही उन्हें 3 तरह के स्टेट्स में डिवाइड किया गया है। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि ये जो मैटर होते हैं और इनके जो डिफरेंट स्टेट्स होते हैं उनकी डिटेल में हम स्टडी करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, उनके पार्टिकल्स के बीच ऐसी वेरिएशंस क्यों होती हैं। द सॉलिड स्टेट, तो पहला स्टेट है हमारा द सॉलिड स्टेट। कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल, अ पेन, अ बुक, अ नीडल एंड अ पीस ऑफ अ वुडन स्टिक। स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड दैम। तो आप लोगों को पहले कुछ आर्टिकल्स को कलेक्ट करना है, लाइक अ पेन, बुक एंड निडल एंड पीस ऑफ वुडन टाइप, और उसके बाद उसे एक पेपर पे रख के उसकी आउटलाइंस को ड्रॉ करना है। डू ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टेंस, बाउंड्रीज एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम। तो आप ये देखेंगे कि इन सारे मैटर जिनको आपने अभी अभी ड्रॉ किया होगा वो सब के सब उनके पास एक फिक्स्ड बाउंड्रीज होंगी, फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। What happens if they are harmed and pulled or dropped? और अब तब ऐसा क्या होगा जब अगर हम उसे किसी चीज़ से हार्म करेंगे, लाइक अगर हम उसके ऊपर एक हैमर से हिट करें, तो हिट करने के बाद क्या होगा इन आर्टिकल्स के साथ? वो टूट जाएंगे, अलग अलग टुकड़ों में बिखर जाएंगे। और अगर हम उन्हें खींचे, बीच में से 2 जगह से खींचे अगर हम उसे, तब उन आर्टिकल्स के साथ क्या होगा, और अगर हम उन्हें गिराएं तो क्या होगा। इन सारी सिचुएशंस के बारे में सोचिए। आर दीज केपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर्स? तो क्या ऐसा हो सकता है कि ऐसा हम करेंगे कि अगर हम हार्म करें, पुल करें या ड्रॉप करें तो उसके बाद वो डिफ्यूज़ हो जाए। डिफ्यूज़ का मतलब होता है टुकड़ों में टूट जाना, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग हो जाना। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो डिफ्यूज़ हो जाएं? ट्राई कंप्रेस दैम बाय अप्लाइंग सम फोर्स। अब उसके बाद हम उसे कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे इन आर्टिकल्स को, जो आर्टिकल्स हमने लिए हैं, एक फोर्स लगा के। आर यू एबल टू कंप्रेस देम? तो क्या आप उसे दबा पा रहे? अगर आप एक पेन के ऊपर प्रेशर अप्लाई करें तो क्या आप उसे दबा देंगे? नो, क्योंकि ये सारे के सारे जो आर्टिकल्स हमने लिए थे ये सॉलिड स्टेट में थे, और सॉलिड स्टेट्स के जितने भी पार्टिकल्स मैटर होते हैं, उन मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा क्लोज होते हैं कि उनके ऊपर अगर हम प्रेशर अप्लाई करें तो वो या तो बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने पे वो टूट जाएंगे। वैसे हल्के प्रेशर में तो उनके ऊपर कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करें तो वो बिल्कुल ही टूट जाएंगी। और जो वो टूटेगा वो पार्ट, उसकी भी अपनी एक डेफिनेट शेप होगी, उसका शेप कभी नहीं बदल सकता। ऐसा नहीं होगा कि वो अगर सॉलिड स्टेट में तो टूटने के बाद बिल्कुल बहने लग जाए, लिक्विड स्टेट में चला जाए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो सॉलिड है और रिजिड है। All the above are examples of solid. We can observe that all these have a definite shape, distance, boundaries and a fixed volume, that is, have a negligible compressibility. Solid have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force.
Solid may break under a force, but it's difficult to change their shape, so they are rigid. तो ये वही चीज़ है जो अभी अभी मैंने आपको बताई कि अगर हम ऐसा कुछ भी करें, अगर हम उसे हार्म करें, पुल्ट करें या कंप्रेस करें तो वो कंप्रेस नहीं होते, लेकिन अगर हम ज़्यादा टेंडेंसी मतलब ज़्यादा हम उस पर फोर्स अप्लाई करें, यहाँ पे दिया भी हुआ है कि अगर हम उस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करें तो वो हो सकता है कि वो टूट जाएं, लेकिन टूटने के बाद भी उनकी एक उनका जो एक शेप होगा वो डेफिनेट ही रहेगा, उसका जो शेप है वो कभी बदलता नहीं है, क्योंकि सॉलिड जो होते हैं वो रिजिड होते हैं. हियर इज़ द रिजिड. कंसिडर द फॉलोइंग. तो ये 3 सिचुएशन यहाँ पे दी हुई हैं, इन्हें हम सोचने की कोशिश करते हैं कि अगर जब ऐसी ऐसी चीज़ें होती है तो वो क्या होता है, वो कौन सा स्टेट होता है. What about a rubber band? Can it change its shape on stretching? It's a solid. ऐसा क्या होगा जब हम एक रबर बैंड को ले और उसे हम स्ट्रेच करें. स्ट्रेच का मतलब होता है खींचना, तो उसका शेप तो बदल जाएगा, ऑफ कोर्स बदलेगा, क्योंकि रबर बैंड जो होता है वो ऐसा होता है, और अगर हम उसे खींचेंगे तो वो कुछ ऐसे शेप में आ सकता है. तो इसका शेप आप देखेंगे कि यहाँ पे बदल गया, तो क्या वो एक सॉलिड है. व्हाट अबाउट अ शुगर एंड सॉल्ट. शुगर एंड सॉल्ट आप देखेंगे, when kept in a different jar these take the shape of the jar. शुगर और जो सॉल्ट होते हैं अगर हम उसे जार में रखें, अगर हम उसे वैसे दुकान से लाते तो पिन्नी वगैरह में लाते तो आप देखेंगे कि वो पिन्नी के शेप के रहते हैं, और अगर हम उसे जार में डाल देते हैं तो उस जार का ही शेप ले लेते हैं हम. तो इनका भी शेप बदल रहा है, तो क्या ये भी सॉलिड है. आर दे सॉलिड. व्हाट अबाउट अ स्पंज. इट इज़ अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट. वाई. और अगर हम जो स्पंज देखें, स्पंज वो होता है जिससे हम बर्तन वर्तन धोते हैं, अगर हम उसके बारे में सोचें तो वो भी क्या एक सॉलिड है, लेकिन वो तो कंप्रेस होने पे कंप्रेस हो जाता है, अगर हम उसे दबाएं तो उसका भी शेप बदल जाता है. तो ये तीनों चीज़ें जो अभी अभी हमने देखी, ये सारी की सारी क्या सॉलिड के अंदर आती है. तो इसका आंसर होगा येस ऑफ कोर्स, ये सारी की सारी भी सॉलिड में आती है. ये भले ही अपना शेप बदल ले, लेकिन अगर हम रबर बैंड को स्ट्रेच करना छोड़ दें, मतलब अगर हम इसे ना खींचे तो ये वापस इसी शेप में आ जाएगी अपने. तो इसकी जो शेप हो गई ये वापस नॉर्मल हो गई, तो ऑफ कोर्स ये सॉलिड है. और अगर हम चीनी या नमक की बात करें तो वो भी अगर हम ऐसे ही खुला छोड़ दें, वैसे तो वो बहुत सारे उसके पार्टिकल है, तब जाके वो पिन्नी का शेप ले रहे हैं, जार का शेप ले रहे हैं. अगर हम एक शुगर के दाने की बात करें तो वह ऐसे क्यूब के शेप में रहता है, उसका तो शेप नहीं बदल रहा ना, तो वो भी सॉलिड ही है. और अगर हम स्पॉन्ज की बात करें तो स्पॉन्ज भी तब तक अपना शेप बदलता है जब तक हम उसे कंप्रेस करते हैं. जैसे ही हम उसे कंप्रेस करना छोड़ देते हैं, स्पॉन्ज भी नॉर्मल अपने शेप में वापस आ जाता है, तो ये भी एक सॉलिड ही है. ऑल द अबव आर सॉलिड एज अ रबर बैंड चेंज शेप अंडर अ फोर्स एंड रिगेन द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड. तो जब ये रबर बैंड की बात हम कर रहे थे तो इसने भी तब तक अपने शेप को बदला था जब तक हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया था. जैसे ही हमने फोर्स को हटाया वो वापस अपने इसी शेप में आ गया जिस शेप में वो पहले से था. तो ये भी एक तरीके का सॉलिड है. द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर एंड सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड. तो ये वही बात है जो मैंने आपसे कहा था कि जब हम बहुत सारा चीनी या नमक लेते हैं तभी जाके वो किसी भी कंटेनर या किसी भी चीज़ का शेप लेती है, लेकिन अगर हम एक दाने की बात करें तो वो एक क्यूब शेप में रहता है जो कि फिक्स रहता है, वो नहीं बदलता कभी भी. वट एदर वी टेक इट इन योर हैंड, पुट इट इन अ प्लेट और इन अ जार. अ स्पॉन्ज हैज़ अ मिनट होल. तो जो स्पॉन्ज होते हैं उसके पास कुछ होल्स होते हैं जिसके अंदर एयर भरा रहता है, इन विच एयर इज ट्रैप्ड. व्हेन वी प्रेस इट द एयर इज एक्सप्लेड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट. तो जो स्पॉन्ज होते हैं उसके अंदर कई सारे ऐसे ऐसे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं जिनके अंदर एयर भरी रहती है. तो जैसे हम उसे दबाते हैं वैसे ये एयर जो होती है ये बाहर निकल जाती है और जो स्पॉन्ज होता है वो कंप्रेस हो जाता है. लेकिन जब हम जैसे उसे कंप्रेस करना छोड़ते हैं तो जो एयर होती है वो वापस से इन स्पॉन्ज इस पोर्स के अंदर वापस चली जाती है और स्पॉन्ज जो होता है वो अपने नॉर्मल शेप में वापस से आ जाता है. तो अब हम बात करेंगे द लिक्विड स्टेट, यानी लिक्विड के स्टेट की. Collect the following: water, cooking oil, milk, juice, and a cold drink. Containers of a different shape. Put a 50 milliliter mark on these containers using a measuring cylinder from the laboratory. What will happen if these liquids are split on the floor? Measure
measure 50 ml of the any of the liquid and transfer it into a different containers one by one. Does the volume remain the same? Does the shape of the liquid remain the same? When you pour the liquid from one container to another container, does it flow easily? तो यहाँ पे ये कहा गया है कि हमें कुछ वाटर टाइप चीज़ें लेनी है, वाटर टाइप चीज़ें, लाइक हमने वाटर लिया है, कुकिंग ऑयल लिया है, जो लिक्विड स्टेट में हो, जो बह सके आसानी से, उसे हमने एक किसी बर्तन से या दूसरे किसी बर्तन तक हमें इजीली ट्रांसफ़र करना है और ये देखना है कि क्या वो एक बर्तन से दूसरे बर्तन तक इजीली ट्रांसफ़र हो रहे हैं और क्या उनका वॉल्यूम भी बदल रहा है। लाइक अगर हमने एक बार इसे जार में रखा है बड़े से, तो क्या वो चीज़ें उस जार का शेप ले रही है, और अगर हम उसे कटोरी में रखें तो फिर वो उस कटोरी का शेप ले रही है। ये सारी चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी है। तो जब हम ये सारी चीज़ें करेंगे, ये एक्टिविटी कर रहे होंगे, वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। तो हम ये देखेंगे कि उसका शेप तो फिक्स नहीं रहता लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है। They take up the shape of the containers in which they are kept. Liquids flow and changes shape, so they are not rigid but can be called the fluid. तो जब ये एक दूसरे का शेप ले लेते हैं लेकिन उनका वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स्ड रहता है, तो हम उसे रिजिड तो नहीं कह सकते, लेकिन हम उसे ये कह सकते हैं कि हाँ ये एक फ्लूइड है, यानी कि द्रव्य है। रेफर टू एक्टिविटीज़ 1.4 and 1.5 where we saw that solid and liquids can diffuse into the liquids. The gases form the atmosphere, diffuse and dissolve in the water. These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are the essential for the survival of aquatic animal and plants. तो हमने ये देखा, जो ऊपर की अभी हमने दो एक्टिविटीज़ की हैं सॉलिड और लिक्विड के बारे में, तो उसमें हमने ये कहीं नहीं देखा कि जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं ये किसी भी एक दूसरे को अपने अंदर समा लें। मतलब ऐसा नहीं होता कि इनके अंदर कोई भी चीज़ें ईजिली डिज़ोल्व हो जाएं या ये किसी चीज़ के अंदर ईजिली डिज़ोल्व हो जाएं। लाइक सॉलिड को तो किसी चीज़ के अंदर डिज़ोल्व करना, किसी चीज़ के अंदर मिक्स करना तो इम्पॉसिबल ही है। लिक्विड भले ही किसी दूसरे लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व हो सकता है, लेकिन जो गैस होता है, जो गैस एटमॉस्फेयर में होते हैं, स्पेशली द ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड, वो इतने ज़्यादा एसेंशियल मतलब ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं एक्वेटिक एनिमल के लिए, पानी में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए। इसलिए ये दोनों जो गैस होती है ये आसानी से पानी के अंदर मिक्स होकर के पानी के अंदर ही रहती है और एक्वेटिक एनिमल्स की सांस लेने में या उनके ज़िंदा रहने में उनकी हेल्प करती है। All living creatures need to breathe for survival. The aquatic animal can breathe under the water due to the presence of dissolved oxygen in water. Thus, we may conclude that solid, liquid and gases can diffuse into liquids. The rate of the diffusion of liquid is more than the solid. तो यहाँ पे हमने ये देखा कि सारे जो एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उन्हें सांस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने सर्वाइवल के लिए। तो वो अपने पानी के अंदर जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होता है वाटर के अंदर, उसी से ही वो सांस लेते हैं। तो हमने इससे ये कंक्लूज़न निकाला कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं ये एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज़ तो हो जाते हैं, लिक्विड के अंदर डिफ्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन जो रेट होता है डिफ्यूज़ होने का, लाइक अगर हम पानी के अंदर सॉलिड को डिफ्यूज़ कर रहे हैं, किसी भी चीज़, कोई भी एक सॉलिड को लेके अगर हम डिफ्यूज़ कर रहे हैं, और अगर हम पानी के अंदर अगर हम लिक्विड या एक और जार में हम पानी के अंदर एक गैस को ऐड कर रहे हैं, तो जो रेट होगा, जो चीज़ सबसे ज़्यादा जल्दी डिज़ोल्व होगी वो पहली चीज़ होगी गैस, दूसरी लिक्विड, पहले नंबर पे गैस, दूसरे नंबर पे लिक्विड और तीसरे नंबर पे जाके सॉलिड डिज़ोल्व होगा। तो इनका जो रेट हो गया डिज़ोल्व होने का, तो रेट जो होगा सबसे पहला होगा गैस का, दूसरा हो जाएगा लिक्विड का, तीसरा हो जाएगा सॉलिड का। क्योंकि जो सॉलिड होता है वो सबसे धीरे धीरे जाके डिफ्यूज़ होता है। डिफ्यूज़ का मतलब होता है किसी एक चीज़ या दूसरे चीज़ का आपस में समा जाना, एक दूसरे में बिल्कुल मिक्स हो जाना, डिफ्यूज़न कहलाता है। तो ऐसा क्यों हुआ कि जो सॉलिड होता है उसकी रेट ऑफ डिज़ोल्विंग होती है वो थर्ड होती है, लेकिन लिक्विड की और गैस की सबसे पहली होती है? तो वो इसलिए होता है, दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट that in liquid state particles move freely and have greater space between each other as compared to the particles in the solid state. तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सॉलिड स्टेट्स में
जो पार्टिकल्स के बीच का गैप होता है वो बिल्कुल पास पास होता है, मतलब बिल्कुल ना के बराबर होता है, बहुत ज़्यादा पास होते हैं। लेकिन लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं और उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप भी होता है। इसलिए इसके अंदर कोई भी चीज़ आसानी से घुल जाती है और इसके अंदर कोई भी चीज़ आसानी से नहीं घुल पाती है। इसलिए इसकी रेटिंग जो है ये 3 है और इसकी रेटिंग जो है वो फर्स्ट में काउंट होती है। द गैसियस स्टेट। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ बैलून silver filling a large number of balloons from a single cylinder of gas? Inquiry from him how many balloons he is able to fill from one cylinder. Ask him which gas does he need to in the cylinder. तो क्या आपने कभी गैस वाले बैलून्स को देखा है? तो वो जो भरते हैं किसी एक सिलेंडर से बैलून्स के अंदर हवा, तो आप उनसे जाके ये पूछिए कि वो एक सिलेंडर में कितने सारे बैलून्स को फिल कर देते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक एक्टिविटी है। टेक 100 mm ऑफ सिरिंज एंड क्लोज देयर नोजल बाय द रबर कॉक एज शोइंग इन फिगर 1.4. रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द syringes, leaving one syringes untouched. Fill water in the second and piece of chalk in the third. Insert the piston back into the syringe. You may apply some Vaseline on the piston before inserting them into the syringe for their smooth movement. Now try to compress the content by the pushing the piston in each syringes. तो यहाँ पे ये कहा गया है कि आप 3 सिरिंज लीजिए, जो 3 सिरिंज होते हैं उनको लीजिए और उनका जो नीचे का पार्ट होता है, उनकी जो नोज़ल होती है उसे निकाल दीजिए और निकालने के बाद यहाँ पे आप एक रबर का कॉक लगा दीजिए। यहाँ पे नीचे एक रबर का कॉक लगा दीजिए और पहले वाले को तो आप ऐसे ही खुला छोड़ दीजिए हवा में, दूसरे वाले के अंदर आप वाटर को भर दीजिए और तीसरे वाले के अंदर आप कुछ चॉक के पीसेस को भर दीजिए। भरने के बाद उसका पिस्टन जो होता है उसे वापस लगा दीजिए। उसके पिस्टन को हम वापस लगा देंगे उसके ऊपर और लगाने के बाद हम तीनों को कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से हम ऊपर से उसे दबाने की कोशिश करेंगे। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो खाली था, जिसके अंदर गैस फिल हो गई थी, उसके अंदर अगर हम प्रेस करें तो वो इजीली प्रेस हो जाएगा और नीचे तक आ जाएगा। और वाटर वाला है, ये वाटर थोड़ा बहुत प्रेस होगा, लेकिन जो चॉक वाला है ये बिल्कुल भी ना के बराबर प्रेस होगा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जब हम उसे प्रेस करते हैं तो उसके पार्टिकल्स क्लोज आ जाते हैं। और वाटर के अंदर गैस के कंपेरेबल थोड़ा कम स्पेस होता है, तो वाटर बस थोड़ा सा ही नीचे आ पाता है। लेकिन सॉलिड के बीच में तो कोई स्पेस ही नहीं होता, इसलिए ये बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं होता है। तो यहाँ पे इस एक्टिविटी का डायग्राम भी शो हो रखा है। ये हमारी सिरिंज है, ये हमारा पिस्टन है और इसके अंदर हमने एक में गैस फिल कर रखा है। ऐसे ही हमने 2 और लेने थे और एक के अंदर हमें चॉक का पाउडर, दूसरे वाले के अंदर हमने वाटर डालना था और उसके बाद उसे ऐसे ही पिस्टन से कंप्रेस करके देखना था कि कौन सा सबसे जल्दी कंप्रेस हो जाता है। We have observed that gases are highly compressible as compared to the solid and liquids. तो हमने अभी इस एक्टिविटी में यही ऑब्जर्व किया कि जो गैस होते हैं वो सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड्स। The liquefied petroleum gas LPG cylinder that we get in our home for cooking or the oxygen supplied to hospital in the cylinder is compressed gas. तो जो हम घर में यूज़ करते हैं LPG सिलेंडर वो लिक्विफाइड होते हैं और उन्हें ना होते तो वो गैस हैं लेकिन उन्हें हम लिक्विफाइड कर देते ताकि जो गैस के सिलेंडर के अंदर जो गैस की अमाउंट है वो ज़्यादा फिल हो सके। लाइक अगर छोटा सा गैस है तो उसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा गैस को फिल कर सके, इसलिए उस गैस को इतना ज़्यादा कंप्रेस कर देते हैं कि वो उसके पार्टिकल जो होते हैं वो इतने ज़्यादा पास आ जाते हैं कि वो लिक्विड बन जाते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो कि CNG होते इज़ यूज्ड एज फ्यूल दीज डेज इन व्हीकल ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी। लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड ईजिली। तो जो गैस होते हैं उनके पास हायर कंप्रेसिबिलिटी होती है, इसी के कारण हम छोटे से छोटे सिलेंडर में ज़्यादा से ज़्यादा गैस को फिल कर सकते हैं और इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। लाइक यहाँ से अगर हम कहीं ले जाना चाहे गैस को तो हम इजीली ले जा सकते हैं, उसे इजीली कैरी कर सकते हैं क्योंकि जो गैस होती है उसकी कंप्रेसिबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि हम छोटे से छोटे सिलेंडर में ज़्यादा अमाउंट में गैस को फिल कर सकते हैं।
We come to know what is being cooked in the kitchen without even entering there. तो हम अगर कैसे जान सके कि किचन के अंदर क्या बन रहा है बिना किचन के अंदर घुसे? By the smell, हम उसे स्मेल करके जान सकते हैं. That reaches our nostril, जो हमारे तक आ रही होगी उसकी स्मेल खाना बनने की, उस स्मेल के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि किचन के अंदर बन क्या रहा है. How does this smell reaches us? तो ये जो स्मेल होती है ये हम तक पहुँची कैसे? The particles of the aroma of the food mix with the particles of air spread from the kitchen. तो जो पार्टिकल्स होते हैं फूड मिक्स के, वो पार्टिकल्स जो होते हैं गैस के, वो एयर के अंदर मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होने के बाद वो हम तक पहुंच जाते हैं. रीचेस अर्थ एंड इवन फार्दर अवे, और वो हम तक पहुंचते हैं और हमसे भी दूर तक भी वो चले जाते हैं. लेकिन द स्मेल ऑफ द हॉट कुक्ड फूड रीचेस अस इन अ सेकेंड. लेकिन जो गर्मा गर्म खाना बन रहा होता है उसकी जो स्मेल होती है वो हम तक तुरंत पहुंच जाती है 1 सेकेंड के अंदर. लेकिन जो ठंडा खाना होता है उसकी स्मेल लेने के लिए हमें उस खाने के बिल्कुल पास तक जाना पड़ता है. तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्म होने के टाइम पे जो मैटर के अंदर पार्टिकल होते हैं उन पार्टिकल के अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है. उस एनर्जी की वजह से वो जल्दी जल्दी किसी भी दूसरे चीज़ के अंदर जल्दी जल्दी से मिक्स हो जाते हैं. इसलिए जब हम गर्म खाना बना रहे होते हैं उन पार्टिकल्स के अंदर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, वो जल्दी से एयर में मिक्स होती है और एयर में मिक्स होकर वो हम तक पहुंच जाती है. तो कंपेयर दीज विद द रेट ऑफ द डिफ्यूज़न ऑफ द सॉलिड एंड द लिक्विड्स. तो ये जो गैस की डिफ्यूज़न थी, जो खाने के जो एयर थे उसका एयर में मिल जाना पार्टिकल्स का, अगर हम उसका कंपैरिजन करें सॉलिड और लिक्विड में मिक्स होने की, लाइक अगर हम उसी गैस को हम सॉलिड के अंदर मिक्स करने की कोशिश करें तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है और लिक्विड के अंदर भी ये डिफ़िकल्टी होगा. तो ये जो पार्टिकल होते हैं गैस के पार्टिकल्स, ये जल्दी जल्दी डिफ्यूज़ हो जाते हैं और हम तक पहुंच जाते हैं. लेकिन अगर हम लिक्विड के अंदर ऐसी चीज़ करने की कोशिश करें तो शायद हम तक वो स्मेल ना पहुंचे. Due to high speed of particles and a large space between them, gases show the property of the diffusion very fast into other gases. तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी जो स्पीड होती है पार्टिकल्स की जल्दी से मिक्स होने की वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू जो सॉलिड होते हैं और लिक्विड होते हैं उनसे. इन द गैसेस स्टेट द पार्टिकल मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड. Due to this random movement, the particles hit each other and also the walls of the container. The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by the gas particles per unit area on the walls of the container. तो ये जो गैस होते हैं गैस के पार्टिकल्स ये बहुत ज़्यादा मूवेबल होते हैं, मतलब बहुत जल्दी इधर से उधर भाग जाते हैं. और अगर हम इसे किसी चीज़ के अंदर बंद करके रखें, लाइक किसी कंटेनर के अंदर डालें, तो वो उस कंटेनर की वॉल पे भी प्रेशर अप्लाई करेगी. जैसे एक एग्जांपल दूं तो बैलून को जब हम फुलाते हैं उसके अंदर होता क्या है, सिर्फ हवा ही तो होती है. तो वो हवा के पार्टिकल्स जो हम अपने मुंह से देते हैं या किसी सिलेंडर से देते हैं उस बैलून के अंदर, तो वो एयर के पार्टिकल्स अंदर जाते हैं और इतनी जल्दी मूव करते हैं कि वो उसकी वॉल को हिट करने लगते हैं. उसकी वॉल के ऊपर जाके बैलून की वॉल को अंदर से प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से बैलून जो होता है वो धीरे धीरे हमें फूलता हुआ दिखाई देता है. तो इस एग्जांपल से हम ये समझ सकते हैं आसानी से कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो जिस भी कंटेनर के अंदर रखे जाते हैं वो उसी कंटेनर की वॉल के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करते हैं. तो यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं कि ये एक सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है, और इनके पार्टिकल्स के बीच की दूरी को भी आप आसानी से यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ कितने पास पास पार्टिकल्स हैं, गैप्स बिल्कुल नहीं है. लिक्विड के अंदर थोड़े दूर हैं, थोड़े थोड़े गैप्स हैं, लेकिन गैस के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा ही बड़े बड़े गैप्स हैं और ये बहुत ज़्यादा मूवेबल भी हैं. खत्म. बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया.